धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि आज मीडिया की स्थिति ऐसी हो गई है कि किसानों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, गरीबों का मामला हो, उसके लिए बड़ी खबर नहीं होती है। वो बड़ी खबर दूसरी चीजों को बताता है कि एरोप्लेन चलाने शुरू कर दिए हैं, विदेशों से भारतीयों को यहाँ लाया जा रहा है, जो आ सकते हैं, खुद भी सक्षम है, पैसा देने के लायक है। लेकिन 50 दिन से मजदूर सड़क पे चल रहा है, उसका दर्द इस मीडिया को नहीं दिखता है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उस ऑर्डिनेंस को, अपने उस अध्यादेश को वापस ले लिया है, जिसके तहत मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक काम लिए जाने का नया आदेश, नया नियम जारी कर दिया गया था। इसके साथ ही कहा गया था कि कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री किसी भी मजदूर को, किसी भी वर्कर को निकाल सकती है जब चाहे तब। लेकिन वो मजदूर उस फैसले के खिलाफ अब लेबर कोर्ट में भी नहीं जा पाएगा। इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा था। क्या उस विरोध के चलते योगी सरकार ने इस फैसले को वापस लिया है, या अदालतों तक ये मामला पहुंच रहा था, क्योंकि हाई कोर्ट भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, उसके चलते उसने अपना ये फैसला वापस लिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंद मजदूर सभा के प्रदेश सचिव जो हैं अविनाश पांडे जी। पिछली बार भी हमने इनसे बात की थी, बहुत विस्तार से इन्होंने बताया और कानूनों का हवाला देके बताया कि कैसे कैसे 150-200 साल बाद फिर से मजदूरों को एक तरीके से इस कानून के जरिए बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने के लिए दोबारा से धन्यवाद। आज तो आप लोग बड़े खुश होंगे। सर, खुशी की बात है कि सरकार ने असंवैधानिक फैसला जो लिया था, जो राजाज्ञा जारी की थी, उसको कल विड्रॉ कर लिया जी। लेकिन सिर्फ उस फैसले को विड्रॉ कर लेने से अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ठीक है। क्योंकि सरकार ने जो बाकी 37 श्रम कानूनों में शिथिल करने के लिए अध्यादेश तैयार किया है, भारत सरकार के पास भेजा है, उसकी भाषा ये है कि कोई भी श्रम कानून फिर 3 साल तक प्रभावी नहीं रहेगा। तो जो फैक्ट्री एक्ट है वो भी 29 में आ जाएगा। तो इसलिए एक आधार पे तो हम मान सकते हैं कि इस फैसले के वापस हो जाने से बहुत बड़ी जीत मिल रही है जी। लेकिन अभी हम उस लक्ष्य पे नहीं पहुंचे हैं जहां हमको पहुंचना है। जब तक उस अध्यादेश के प्रस्ताव को सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक हमारी लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। मेरा सवाल यहीं पे है। मैं चाहूंगा कि कल जो अध्यादेश वापस लिया गया है और जो केंद्र सरकार को भेजा गया है 37-38 पॉइंट्स का, उस पे अगर आप थोड़ा बारीकी से रोशनी डाल पाए और बता पाए कि इसे क्या जीत समझा जा सकता है, या जो आपने कहा कि अभी लड़ाई बाकी है, पूरे को थोड़ा संक्षेप में बता पाए तो। बात कुल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश तैयार किया है और माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा है, जो ये कहता है कि कोरोना के चलते उद्योग जो प्रभावित हो रहे हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सभी उद्योगों को जो है आने वाले 3 साल तक 3 श्रम कानूनों को छोड़ के बाकी सभी श्रम कानूनों से मुक्त किया जाता है, यदि वो कुछ शर्तों का पालन करते हैं, जैसे समय से वेतन का भुगतान, सरकार द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान, बंधुआ मुक्ति से संबंधित कानून और महिला से संबंधित कानून, इनका पालन करते हैं तो उनको छूट दे दी जाएगी। इससे पहले ही सरकार ने, उस अध्यादेश को तैयार करने से पहले ही सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में कुछ धाराओं में संशोधन कर दिया एक अधिसूचना द्वारा, और जहां काम के घंटे 8 हुआ करते थे उनको 12 कर दिया, और जहां ओवर टाइम की राशि पहले प्रचलित दर से 2 गुनी राशि होती थी, उसको सामान्य राशि कर दी थी। उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, केंद्र सरकार को भी, सबको ज्ञापन भी दिया गया था। सारे से केंद्रीय मजदूर संगठनों ने मिलजुल कर इसका पुरजोर विरोध किया था। राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध हुआ,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी विरोध हुआ, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा था कि कोई भी श्रम कानून सिर्फ राज्य की विधानसभा या केंद्र की लोकसभा से नहीं पारित होते, विधानमंडल लोकमंडल से। इसको बनाने के पीछे बहुत कुछ ILO के पारित प्रस्तावों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जो भी श्रम कानून बने हैं वो ILO के जो हम कन्वेंशन है जिसको हमने रेटिफाई किया उसके आधार पे बने हैं। कारखाना अधिनियम भी उसी आधार पे बना हुआ एक कानून था। तो उसको इतनी आसानी से किसी राज्य के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता था, और उसको जो है संशोधन जो किया गया था वो पूरी तरीके से असंवैधानिक था। इसी आधार पर उसको चुनौती भी दी गई थी, और जब माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से उस पर जवाब मांगा तो उन्होंने इसको वापस ले लिया। मैं यही आना चाहता हूं, अभी जो वापस लिया गया है वो उसके मुताबिक क्या क्या चीजें वापस ली गई? जैसे आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को जो भेज रखा है, केंद्र सरकार को जो भेज रखा है उसको तो वापस लिया नहीं, अभी जो वापस लिया गया है वो क्या क्या है? अभी सिर्फ कारखाना अधिनियम में जो संशोधन राज्य के द्वारा किया गया था उसको वापस लिया गया है, और उसको वापस ले लेने से अभी जो 38 श्रम संगठनों श्रम कानूनों से छूट का मसौदा भेजा गया है राष्ट्रपति महोदय के पास, उसमें कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर वो पास हो जाता है तो मजदूर कारखाना अधिनियम के सुविधाओं से फिर वंचित हो जाएगा। ये सरकार की एक रणनीति हो सकती है कि मजदूर संगठन ये समझ लें कि अब तो हम जीत गए, चुप होके बैठ जाएं, और फिर जो बड़ा मामला है, क्योंकि ये तो एक छोटा मामला था, एक कारखाने का एक कानून का मामला था, जो 38 कानूनों का मामला है वो अभी सरकार के पाले में है। उस पर जब तक संशोधन नहीं होगा मजदूरों की सुरक्षा तब तक नहीं संभव है। मैं एक चीज यहाँ ये समझना चाहता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं कि 38 प्रस्ताव वाला जो पूरा एक भेज रखा है इन्होंने अपना अध्यादेश ऊपर, वो अभी भेजा गया है, और जो एक कारखाना अधिनियम में राजाज्ञा यानी कि शासनादेश से जो संशोधन किया गया था वो अभी भेजा गया है, या दोनों अलग अलग भेजे गए हैं? ये दोनों अलग अलग भेजे गए थे। वो कब दोनों अलग अलग भेजे, वो 10 को गया, 10 या 11 में गया है, और ये 8 तारीख को हो गया था। मतलब हाल फिलहाल ही हुआ ना दोनों चीजें? हाल फिलहाल में ही हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको लगता है कि हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा, क्योंकि कई और राज्यों ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के बाद कई और राज्यों ने भी इसी तरीके के कदम उठाए, तो ये मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद सरकार को लगा कि वहां फंस जाएगी तो उसने चुपचाप वापस ले लिया? जी, ये बात सही है, और लेकिन सिर्फ कोर्ट के नाते ही नहीं हुआ, इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बहुत दबाव था भारत सरकार के ऊपर, क्योंकि पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पारित कन्वेंशनों जिसको भारत सरकार ने रेटिफाई किया है ये उनके खिलाफ था। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, श्रम संगठनों का दबाव था, और माननीय उच्च न्यायालय के और माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के सामने सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि कारखाना अधिनियम का जो संशोधन इन्होंने किया था उसमें जो रीजन बताया था वो ये था कि कोविड-19 के चलते प्रदेश में औद्योगिक अशांति हो रही है और इसको देखते हुए इसको संशोधन करना पड़ रहा है, जबकि प्रदेश में कोई औद्योगिक अशांति नहीं थी, क्योंकि कल कारखाने तो पहले से बंद थे। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, हम लोग किसी आंदोलन में नहीं थे, हमने नोटिस दी, वो भी नोटिस तब दी जब सरकार ने संशोधन कर दिया। चलिए, एक चीज ये बताइए, इसमें आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली दबाव था केंद्र सरकार पे, तो आपके पास क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा दूसरे राज्यों ने भी इसको वापस ले लिया है? नहीं, अभी दूसरे राज्यों की रिपोर्ट अभी मुझे नहीं मिल सकती है, और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। कल हमारे यानी इससे साफ हो जाता है कि सिर्फ अभी प्रदेश सरकार ने वापस लिया है, तो प्रदेश सरकार हो सकता है हाई कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रही थी, उस वजह से उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया उस पूरे मामले को। अब एक मामला आपने देखा होगा, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, एक रिलीफ दिया है कंपनियों को, फैक्ट्री मालिकों को, संस्थान मालिकों को। कहा है कि गृह मंत्रालय उनको वेतन देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, 7 दिन के लिए रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है कि आपने आखिर किस
नियम के तहत इन्हें कहा है कि अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन दें। इस फैसले को कैसे देखते हैं? ऐसा है, भारत सरकार ने कारखानेदारों को एक एडवाइजरी जारी की थी, कोई कानून नहीं बनाया था, सलाह दी थी, और सलाह मानना न मानना कारखानेदारों के ऊपर था। कोई कानून बनाते अगर किया गया होता, किसी कानून के तहत उनको आदेश दिया गया होता, तो उनके ऊपर बाध्यता होती। माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने इनका सेवायोजकों की यही दलील है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें हम इनको इसका भुगतान करें, ऐसा जरूरी हो। तो इस आधार पे माननीय उच्चतम न्यायालय सुनवाई के लिए उनकी अपील को ले लिया है, और जब गुण दोष के आधार पे इसका निस्तारण होगा तो सही तथ्य सामने आ जाएंगे। वैसे एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि अगर मजदूर अपनी इच्छा से कारखाने से बाहर नहीं रुक रहा है, सरकार के आदेश से जा रहा है या कारखानेदारों की बंदी के नाते जा रहा है, तो उस पीरियड का वेतन पाने को हकदार होते हैं। जी, एक चीज यहाँ पे निकलती है, हमारे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं, आप लोग तो खुद मजदूर संगठनों से जुड़े हैं, आपके पास तो तमाम रिपोर्ट होंगी। पिछले 2-2 महीने का, एक 1-1.5 महीने का जो पैसा बकाया था, जो उन्होंने मेहनत की थी, फैक्ट्री मालिकों ने, कंपनी मालिकों ने वो तक नहीं दिया है। सरकार के कहने के बाद पैसा तो देना अलग बात थी, खाली बैठ के पैसा देते अच्छी बात होती। सरकार ने कहा, फैक्ट्री मालिकों ने भी बड़ा दिल दिखाया, लेकिन रिपोर्ट जिन्होंने मजदूरी की है उनका पैसा नहीं दे पाए हैं वो लोग। नहीं दिया है, तमाम सारे प्रतिष्ठानों ने नहीं दिया है। अभी मेरे पास, मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि लखनऊ में 2 कारखानों के ऊपर FIR भी दर्ज हुई थी, और उसके बाद एक कारखाने ने अप्रैल का वेतन आधा भुगतान कर दिया, और अभी तक लखनऊ में भी ज्यादातर प्रतिष्ठान के सेवायोजकों ने अपने कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन भुगतान नहीं किया है, कुछ क्षेत्र छोड़कर। तो कुल मिला के आप यूपी सरकार ने जो अपना अध्यादेश वापस लिया है उसे कामयाबी तो मानते हैं, लेकिन लड़ाई अभी जारी रहेगी, आपका कहना है? जी, ये एक बड़ी कामयाबी है और रणनीतिक कामयाबी है। और आगे आने वाले दिनों में हम लोग आज भी बैठक कर रहे हैं, तय करेंगे हमारे सारे केंद्रीय मजदूर संगठनों HMS, BMS, इंटक, C2, एटक, TUCC, UTUC, LF, इन सब ने मिलकर दिल्ली में कल मीटिंग की है, और 22 तारीख को वो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। प्रमुख नेता धरने पर एक दिन के लिए बैठेंगे। हम लोग अभी मीटिंग करने जा रहे हैं, और हम लोग भी प्रदेश स्तर पे हमारा क्या रणनीति हो उसको तय करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। कम से कम कोई तो है जो मजदूरों की फिक्र कर रहा है, नहीं तो आज तो मजदूर को भी अपनी फिक्र नहीं रह गई है, सिर्फ मजदूर बन के रह गया है, कमा रहा है, खा रहा है और सो जा रहा है, और शायद वोट डालते हुए हिंदू मुसलमान बन जा रहा है, वहां वो मजदूर या किसान नहीं रह पा रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, यूं ही आपको ऐसे ही कुछ और मुद्दों से कराते रहेंगे रूबरू। फिलहाल के लिए अभी दें इजाजत।